कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, जिसे देख मीना और धनिया दोनों हैरान थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वहीं मीना खड़ी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अमर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। अमर वहां से निकलकर श्याम की दुकान पर गया और वहां से चंदन को फोन मिलाया। फाइल तुम्हारे पास ही है ना? नहीं, तुम्हारा शक सही था। मेरे पीठ पीछे किसी ने उस फाइल को चुरा लिया। क्या? अब क्या करें? उस फाइल में उन अधिकारियों के नाम थे और एविडेंस थे जो विभाग में रहकर घोटाला कर रहे थे। ये आखिरी सबूत है जिससे उन अधिकारियों का सच सामने लाया जा सकता है। जानता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि फाइल चुराई किसने होगी। देवेंद्र पांडे तो पटना में है, फिर गांव में और कौन हो सकता है जो ये काम कर सके? हो सकता है किसी ने पैसों के लिए ये काम किया हो। गांव का कोई आदमी है तो चांसेस है कि फाइल अभी भी गांव में ही हो। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें कांटेक्ट कर दूंगा। तुम फाइल ढूंढो, मैं यहाँ और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, पर ध्यान रहे तुम्हारा सच किसी को पता न चले। अमर वापस घर आया और फाइल के बारे में सोचने लगा। उसने एक नजर मीना और धनिया की तरफ देखा। क्या मीना फाइल चुरा सकती है? वही है जो पूरे वक्त क्लिनिक पे रहती है। या फिर धनिया? नहीं नहीं, धनिया ऐसा नहीं कर सकता। उसे तो ऑटिज्म है, उसके लिए ये सब करना मुश्किल है। तो मीना। तभी अमर को किशन और पप्पू वहां से जाते हुए नजर आए। किशन और पप्पू पहले भी चोरी कर चुके हैं। क्या पता इन्होंने ही पुलिस वाले के कहने पर फाइल चुराई हो। इधर मीना समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अमर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अमर को लेकर उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसने अपना काम खत्म किया और घर लौट आई, पर अभी भी अमर का अजीब बर्ताव उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर दिक्कत क्या है उसे? पहले बिना कुछ बोले पटना चला गया, फिर वापस लौट कर आया और अपने सामान की ऐसे तलाशी ले रहा था जैसे उसका कुछ चोरी हो गया हो। वो मन में बड़बड़ाए जा रही थी, पर तभी उसने देखा कि संजय घर के लैंडलाइन से किसी से फोन पर बात कर रहा था। पर जैसे ही उसने मीना को देखा, उसने झट से फोन रख दिया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। संजय ने बात को टालते हुए कहा और वापस अपने कमरे में चला गया। इधर अमर उन लोगों की लिस्ट बना रहा था जिन पर उसे शक था। मीना, धनिया, पप्पू और किशन। धनिया पूरे वक्त मेरे साथ ही रहता है, इसलिए उस पर शक नहीं किया जा सकता। बचे मीना, पप्पू और किशन। तभी अमर ने खिड़की से देखा कि पप्पू और किशन रात में चोरी छिपे कहीं जा रहे थे। वो दोनों पहले भी चारे की चोरी कर चुके थे, इसलिए ना चाहते हुए भी अमर उनके पीछे चला गया। थोड़ी दूर जाते ही अमर ने देखा कि वो सड़क के पास किसी आदमी से मिल रहे थे और उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उन दोनों को देने लगा, पर तभी अमर ने किशन का हाथ पकड़ लिया। अरे डॉक्टर साहब आप! किशन और पप्पू के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वहीं अमर को देखते ही वो आदमी बिना फाइल लिए वहां से भाग गया। अमर ने पप्पू से फाइल छीनी और उसे देखने लगा। ये तो वो फाइल नहीं है, ये तो कोई एग्जाम पेपर है। चंदन भैया माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। पर आप गांव में किसी को मत बताना कि हम पैसों के लिए स्कूल एग्जाम पेपर लीक कर रहे थे। ये दोनों सही कह रहे हैं, ये तो एग्जाम पेपर है। उसने वो फाइल किशन को पकड़ाई और गुस्से से बोला, मुझे लगा था तुम दोनों सुधर जाओगे, पर लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। ये आखिरी बार है, अगर अगली बार मैंने तुम दोनों को कोई गलत काम करते हुए देखा तो मैं सरपंच को बता दूंगा। चलो जाओ अब यहाँ से। अमर के गुस्सा करते ही पप्पू और किशन पल भर में वहां से रफू चक्कर हो गए, पर अमर को उसके सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला था। अगर इन दोनों ने फाइल नहीं चुराई तो फिर कौन हो सकता है? क्या सच में मीना ने फाइल चुराई है? पर वो ऐसा क्यों करेगी? सुबह अमर जल्दी उठ गया था, जिसे देख मीना भी हैरान थी। सूरज पूर्व से निकला है क्या? ना चाहते हुए भी अमर मीना पर शक करने को मजबूर था। इधर पटना में चंदन स्कैम से जुड़े सबूत इकट्ठा करने में लगा था। आप कौन? मैं उमाशंकर का दोस्त हूँ, चंदन सिंह। अपने पिता का नाम सुनते ही उमाशंकर के बेटे ने चंदन को घर में आने दिया। तुम्हारे डैड किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? पुलिस भी इसी बारे में पूछ रही थी, पर डैड के बैग से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, पर क्या तुमने कभी अपने डैड की कोई बात सुनी या फिर कभी उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो? कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने जवाब दिया, डैड ने कभी वैसे तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ याद आया, एक बार टीवी पर विधानसभा का कोई भाषण चल रहा था, तब डैड ने गुस्से में कहा था, चोर हैं सारे के सारे, सबका भांडा फोड़ूंगा। तुम्हें कुछ पता है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? अब वो तो नहीं पता। उमाशंकर के बेटे की बात से चंदन इतना समझ गया था कि इसमें विभाग के अधिकारियों के अलावा कोई और भी मिला हुआ है। कहीं कोई विधायक या नेता तो इन सब में शामिल नहीं है। मुझे एक बार विभाग जाकर जरूर देखना चाहिए। वहाँ पुरानी फाइलों को देखकर शायद पता चल जाए कि ये सब कब से चल रहा है। इधर गांव में अमर मीना पर नजर रखे हुए था। रोज की तरह जब सुबह मीना काम के लिए आई तो अमर उसे ऐसे ही देख रहा था। तभी मीना ने कहा,
मैं 2 दिन नहीं आऊंगी, पटना जा रही हूँ। मीना ने हैरानी से अमर की तरफ देखा। अमर ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। कुछ काम है। ये अचानक पटना क्यों जा रही है? कहीं फाइल सच में इसके पास तो नहीं? पर ये ऐसा क्यों करेगी? मीना काम खत्म करने के बाद घर के लिए निकल गई, पर घर जाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने 1-2 बार पलटकर भी देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। कुछ दूर जाते ही मीना एक गली में चली गई, पर जैसे ही अमर उसके पीछे से उस गली में गया, वो वहां नहीं थी। अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? पर जैसे ही अमर ने पलटकर देखा, मीना उसके सामने खड़ी थी। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने आपकी फाइल चुराई है? तुम्हें कैसे पता? मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। आप किसी से कह रहे थे कि फाइल बैग में नहीं है। मुझे नहीं पता आपकी उस फाइल में क्या था, पर मैंने कोई फाइल नहीं चुराई है। मीना ने गुस्से से कहा और अपने घर चली गई। अगर मीना ने भी फाइल नहीं चुराई तो फिर कौन हो सकता है? अमर ने आंखें बंद की और सब कुछ ढंग से याद करने लगा, पर तभी उसे याद आया कि जिस दिन वो पटना जा रहा था, उस दिन क्लिनिक पर संजय भी आया था, जिसके गर्दन और हाथ पर चोट के निशान थे। अमर दौड़कर मीना के घर पहुंचा। आप फिर आ गए? मैंने कितनी बार कहा वो फाइल मैंने नहीं चुराई। उस दिन जब मैं पटना जा रहा था, क्या तब संजय क्लिनिक के अंदर भी गया था? संजय का नाम सुनते ही मीना हैरान हो गई और अचानक उसे उस दिन वाली बात याद आई। अमर के जाने के बाद मीना भी गिरधारी काका की गाय को देखने के लिए चली गई थी, पर जब वो लौटी तो उसने संजय को क्लिनिक से बाहर आते देखा था। हाँ, शायद जब मैं कुछ देर के लिए गिरधारी काका के घर गई थी, तब संजय क्लिनिक के अंदर गया था। पर वो आपकी फाइल क्यों चुराएगा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, संजय अभी कहाँ है? वो तो पिताजी के साथ पास के गांव में गया है। और उसका सामान वो कहाँ रखा है? मीना अमर को अंदर कमरे में ले गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमर उस फाइल के लिए इतना परेशान क्यों था, और संजय तो अमर को जानता भी नहीं था, फिर उसकी फाइल क्यों चुराएगा? अमर संजय के सामान में फाइल ढूंढ रहा था, पर वो फाइल उसमें नहीं थी। फाइल तो यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ हो सकती है? अमर पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी, जिसके कोने पर संजय ने फाइल छिपा रखी थी। मिल गई। अमर ने वो फाइल वहां से निकाली और वहां से जल्दी में निकल गया। अब तक अंधेरा हो चुका था, पर उसके लिए ये फाइल चंदन तक पहुंचाना जरूरी था। इसलिए उसने पटना जा रहे सब्जियों के ट्रक से लिफ्ट ली और चंदन से मिलने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उस होटल में पहुंचा जहां पर चंदन ठहरा हुआ था, उसके होश उड़ गए। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी चंदन ने दरवाजा नहीं खोला। चंदन, चंदन, मैं हूँ अमर। पर तभी उसने दरवाजे के लॉक को टच किया तो उसने देखा कि दरवाजा तो पहले से खुला था। चंदन, देख, मुझे वो फाइल मिल गई है, अमर ने अंदर जाते ही कहा, पर तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। चंदन! चंदन की लाश जमीन पर पड़ी थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काटकर खून कर दिया था, जो बहते हुए अमर के पैरों तक आ पहुंचा। एक तरफ चंदन मारा जा चुका था और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन रांची के लिए रवाना हो चुके थे। ट्रेन में बैठे हुए भी वो उसी केस के बारे में सोच रहे थे। तभी अर्जुन ने टाइम पास करने के लिए अखबार निकाला और उसे पढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने पेज पलटा, उसकी नजर एक खबर पर गई। न्यूज़पेपर के फाइनेंस कॉलम में गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में खबर छपी थी। वित्त विभाग के अधिकारी एपी सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नया खुलासा। अर्जुन को वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अर्जुन ने अपने बैग से अपना चश्मा निकाला और वापस उस फोटो को देखने लगा। ये तो आखिर क्या लिखा था अखबार में, जिसे देख अर्जुन चौंक पड़ा था? चंदन का खून किसने किया था, और चंदन के मरने के बाद अब अमर स्कैम का पर्दाफाश कैसे करेगा? जब आप होटल के कमरे में पहुंचे उस वक्त आपने क्या देखा? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, लाश मेरे सामने पड़ी थी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। क्या आपने किसी को कमरे से बाहर जाते देखा था? नहीं, जब मैं वहां पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। ठीक है, अगर कुछ जानना होगा तो हम आपको बुला लेंगे। अभी के लिए आप जा सकते हैं। अमर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और होटल से बाहर आने लगा, जहां उसने देखा कि चंदन की लाश को एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। एक अनजान आदमी, जिसे 2 हफ्ते पहले अमर की किस्मत टकराई थी, उस वक्त जब अमर लाइफ के सबसे बुरे पद से गुजर रहा था और शायद अपनी जान लेने वाला था। वो एक ऐसे इंसान से टकराया जिसकी पहचान ने उसे जीने के लिए एक नई जिंदगी दी। पर क्या वो इस एहसान का कर्ज उतार पाएगा? इधर मीना अपने कमरे में बैठी अमर के बारे में सोच रही थी। वो अब तक इस बात को समझ नहीं पाई थी कि आखिर उस फाइल में क्या था जो अमर उसके लिए इतना परेशान था, और संजय ने फाइल क्यों चुराई। तभी उसने अपना मन बहलाने के लिए रेडियो ऑन किया। नमस्कार भाइयों और बहनों, हमें अपना ये कार्यक्रम बीच में ही रोकना होगा, क्योंकि इस वक्त पटना से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुपालन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला बरकरार है। विभाग से जुड़े सरकारी डॉक्टर चंदन सिंह की कल रात किसी ने गला काटकर हत्या कर दी।
ये अब तक की 7वीं मौत है। चंदन सिंह, डॉक्टर साहब की मौत हो गई। मीना को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि जो नाम उसने रेडियो पर सुना क्या वो चंदन का ही था। वो हड़बड़ाहट में बिस्तर से उठी और नंगे पांव दौड़ते हुए क्लिनिक पहुंची। धनिया, धनिया, वो चंदन बाबू कहाँ है? वो तो कल रात वापस पटना चले गए। बोल रहे थे कि कोई बहुत ही जरूरी काम है। क्या? मीना की आंखें नम थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर तभी, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? अमर की आवाज सुनते ही मीना ने पलट कर देखा। आप ठीक है? फिर वो खबर? मीना के चेहरे पर अमर को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। पर जैसे ही उसने अमर को देखा, उसे तसल्ली हुई। उसे लगा शायद उसने रेडियो पर कुछ गलत सुन लिया होगा। क्या हुआ? और तुम इस हालत में बिना चप्पल के यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मीना ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा और वापस अपने घर की तरफ चली गई। अमर ने मीना के सामने तो जाहिर नहीं होने दिया था, पर चंदन की मौत से वो भी सदमे में था। इधर संजय को भी पता चल चुका था कि उसके कमरे से वो फाइल वापस चोरी हो चुकी है। मैंने तो वो फाइल यहीं बेड के नीचे रखी थी, फिर कहाँ जा सकती है वो? उसने फाइल को घर के सारे कमरों में ढूंढा, पर वो फाइल उसे नहीं मिली। वहीं मीना भी अब घर लौट आई थी। मीना को देखते ही संजय वापस अपने कमरे में आ गया। फाइल तो सरपंच और मीना दोनों के कमरों में नहीं है। फिर ये फाइल गई तो गई कहाँ? कहीं उस डॉक्टर को पता तो नहीं चल गया? साला लगता है कि उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। संजय गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था और इधर मीना कमरे के बाहर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। क्या ये चंदन को मारने की बात कर रहा है? पर क्यों? संजय गुस्से में बाहर आया, पर इससे पहले कि संजय उसे देखे, मीना वहीं दरवाजे के पीछे छिप गई। पहले चंदन और अब संजय, आखिर ये दोनों एक ही फाइल के पीछे इतने पागल क्यों हैं? इधर घर से निकलकर संजय पास के टेलीफोन बूथ पर गया और नंबर डायल किया। हेलो, मैं सनी बोल रहा हूँ। सनी, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। अब तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है, तुम वापस पटना लौट आओ। सनी उर्फ संजय, वो आदमी जिसने उस रात उमा शंकर का मर्डर किया था और उससे पहले भी विभाग के कई कर्मचारियों को मार चुका था। वो यहाँ सरपंच के घर संजय नाम से रह रहा था ताकि सही मौका आने पर चंदन को मार सके। लेकिन जैसे ही उसने रवि से वापस लौटने की बात सुनी, वो थोड़ा चौंक गया। पर इससे पहले कि संजय रवि से कुछ पूछता, रवि खुद ही बोल पड़ा। चंदन को कल रात हमने ठिकाने लगा दिया है, अब सारा रास्ता साफ है। संजय रवि की इस बात को सुनकर काफी चौंक गया था, क्योंकि उसके लिए तो अमर ही चंदन था। ये तुम क्या कह रहे हो? चंदन मारा गया? पर कैसे? संजय रवि से बात कर ही रहा था कि तभी उसे अमर गिरधारी काका से बात करता नजर आया। चंदन तो मेरे सामने गांव में है, फिर ये रवि ने किस चंदन को मार दिया? ये तुम क्या बोल रहे हो? चंदन तो यहाँ गांव में है। अरे ओ, मांग मांग खाकर बैठे हो क्या? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज का अखबार देख लो, तब पता चल जाएगा। रवि के इतना कहते ही संजय ने श्याम को आवाज लगाते हुए कहा, श्याम, जरा आज का अखबार देना तो। श्याम ने वहीं टेबल से अखबार उठाया और उसके हाथ में दे दिया। वहीं जैसे ही संजय ने अखबार पलट कर देखा, वो चौंक पड़ा। रवि तो सच कह रहा है। फिर ये आदमी कौन है जो कि चंदन की जगह यहाँ गांव में रह रहा है? अरे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम सुनोगे तो तुम्हारे गले से भी आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ गांव में कोई और आदमी चंदन बनकर रह रहा है और चंदन की वो फाइल जिसमें विभाग के अधिकारियों के नाम थे, वो भी उसी के पास है। ये क्या बोल रहा है तू? संजय और रवि दोनों सोच में डूबे थे कि आखिर ये आदमी है कौन जो चंदन की जगह गांव में रह रहा था और इसका विभाग के साथ क्या कनेक्शन था। मैं तुझे उस लड़के का फोटो भिजवाता हूँ, बता तो कर आखिर ये है कौन। इधर अमर इस सोच में डूबा था कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। चंदन मारा जा चुका था और अब कोई नहीं था जो विभाग का सच बाहर ला सके। दिन बीते जा रहे थे। अमर जानता था कि आज नहीं तो कल उसे लोगों को अपना सच बताना पड़ेगा, पर सच बाहर आने से पहले वो विभाग में हो रहे स्कैम का पर्दाफाश करके लोगों की मदद करना चाहता था। उसने वो फाइल खोली और उसे देखने लगा। उस फाइल में कुछ अधिकारियों के नाम और कुछ बिल पड़े थे। अमर एक एक कर उन बिल को चेक करने लगा। 1 करोड़ से ज्यादा के बिल और सारे के सारे नकली। बैलेंस शीट से कुछ मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, विभाग में ये फेक बिल बन रहे थे और सरकार को भनक तक कैसे नहीं लगी? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ऑडिट में आसानी से ये सब कुछ पकड़ सकता था। वहीं तभी शाम दौड़ते हुए अमर के पास आया। चंदन भैया, आपके लिए आपके दोस्त का फोन आया है। शाम की बात सुनते ही अमर दुकान पर आया और वापस प्रदीप को फोन मिलाया। हेलो, हाँ प्रदीप बोल, वहाँ सब ठीक है ना? भाई, तुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है। कमेटी को कुछ नए एविडेंस मिल गए। अगर तू इस बार खुद को साबित नहीं कर पाया तो तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। कब बुलाया है? 4 दिन बाद। प्रदीप की बात सुनने के बाद अमर बिल्कुल टूट चुका था। एक तरफ उसके साथ हुआ हादसा बार बार उसकी नजरों की तरफ घूम रहा था
और दूसरी तरफ चंदन की मौत, जिसने उसे झंझोर कर रख दिया था। पर वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं। प्रदीप से बात करने के बाद अमर घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि वहां पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। हर कोई उसे बड़ी अजीब निगाहों से घूर रहा था। वहीं उसके साथ इंस्पेक्टर देवेंद्र और संजय भी खड़े थे। आप लोग इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? अमर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर कोई उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। हमने तो आपको मसीहा समझा था। हमें लगा था आप हमारे लोगों की आवाज पटना में बैठी सरकार तक पहुंचाएंगे, पर ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? देखो तो जरा इसे, सारा कांड करने के बाद ऐसे नाटक कर रहा है जैसे इस पूरे गांव में इससे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या किया मैंने? तभी संजय ने रेडियो ऑन किया, जिस पर शाम के मुख्य समाचार चल रहे थे। विभाग में रहस्यमय मौतों का सिलसिला जारी। हाल ही में पशु चिकित्सक चंदन सिंह की मौत के बाद एक बार फिर से पशुपालन विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। अगर तुम पशु चिकित्सक चंदन सिंह हो तो फिर पटना में जो मारा गया है वो कौन है? कह दो कि पुलिस और मीडिया सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने आपको अपनी पलकों पर बिठा कर रखा और आपने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी जानते भी हो, हमारे जानवर पहले ही भूख और अकाल में किसी तरह से जिंदा हैं। अगर तुम्हारी दवाइयों से उन्हें कुछ हो जाता तो? अमर के पास गांव वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि पहचान छिपाकर उसने गलती की थी। आप लोग एक बार बात सुनने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। हम नहीं जानते कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, बस चले जाओ यहाँ से। तभी भीड़ में किसी ने पत्थर मारा, जो सीधा अमर के सर पर जाकर लगा। आ, आ, चले जाओ, चले जाओ, हमने कहा चले जाओ। भैया को मत मारो, भैया को मत मारो। उतने लोगों में सिर्फ धनिया था जो अमर का साथ दे रहा था और उसके लिए रो रहा था। धनिया, कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। अगर सभी यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अमर अंदर जाने लगा ताकि अपना सामान ले सके, पर तभी उसने देखा कि संजय उसके बैग और फाइल लेकर बाहर आ रहा था। उसने अमर का बैग उसकी तरफ फेंका और इससे पहले कि अमर कुछ कहता, वो फाइल सामने चूल्हे की आग में डाल दी। मैं चाहूं तो तुझे अभी अंदर कर सकता हूँ, पर गांव वाले नहीं चाहते कि यहाँ कोई और तमाशा हो, बस इसलिए छोड़े दे रहा हूँ। देवेंद्र ने गांव वालों का बहाना तो बना दिया था, पर सच तो ये था कि अगर देवेंद्र अमर को जेल में डाल देता तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अमर उनके राज सामने ला सकता था। वहीं गांव वालों की उस भीड़ में मीना भी खड़ी थी, जो दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो हमेशा से जानती थी कि अमर कुछ तो छिपा रहा है, पर अमर का नकली चंदन बनकर गांव में रहना उसके लिए भी चौंकाने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसका साथ देना चाहिए। जिन लोगों के लिए अमर ये सब कर रहा था, वो सब आज उसके खिलाफ खड़े थे। गांव वालों को अपने खिलाफ खड़ा देख अमर को फिर से वही मंजर याद आने लगा था, जिससे भागकर वो यहाँ आया था। अमर की आंखें भर आई थी। उसने अपना बैग उठाया और बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। धनिया भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। जा, घर जा, मेरी चिंता मत कर। अमर के काफी समझाने के बाद धनिया वहीं मोड़ पर रुक गया और अमर चलते हुए मेन सड़क पर आ गया। आखिर अब क्या करेगा अमर? क्या वो सब कुछ छोड़कर? रात का समय था और पटना जाने के लिए कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अमर उसी रास्ते पर पैदल पैदल चलने लगा। इस वक्त उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रहा है। पहले चंदन की मौत और अब गांव वालों का उसके खिलाफ हो जाना। वो इतना निराश था कि उसके आंसू तो छलकना बंद हो गए थे। वो बस चले जा रहा था, पर तभी उसे जानवरों की आवाज सुनाई दी। आगे सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और उसके जानवर वहीं आसपास खेतों में सो रहे थे। उस आदमी ने एक नजर अमर की तरफ देखा और बोला, कभी कभी तो घड़ी बैठकर बस जिंदगी देखना भी जरूरी होता है, वरना समझ ही नहीं आता कि रास्ता मंजिल की तरफ जा रहा है या कहीं और। उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनते ही अमर के कदम रुक गए और उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। ये गोपाल काका थे। अमर कुछ देर उनके पास जाकर बैठ गया। वो शायद अंदर से इतना टूट चुका था कि उसमें कुछ भी कहने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी गोपाल काका ने कहा, युद्ध में अक्सर एक ऐसा वक्त आता है जब हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता है, दुश्मन भी और दोस्त भी, और पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन अपना है और कौन पराया। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या लड़ना छोड़ दो? इंसान किसी भी काम को करने के लिए वजह ढूंढता है, और जब वो वजह उससे छिन जाती है तो वो उस काम को करना बंद कर देता है। लेकिन जो काम वो बिना मोह के करता है, असल में वही धर्म के पथ पर होता है। अब इन पेड़ पौधों को देख लो,
क्या ये सिर्फ उस इंसान को फल देते हैं जो उन्हें पानी डालता है? नहीं ना। लेकिन ये पेड़ फल देना बंद कर दें तो इंसान जरूर इन्हें जंगली कहकर छोड़ देगा। तुम्हें भी अपना रास्ता खुद ही चुनना पड़ेगा। क्या तुम अपना रास्ता सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो रहा? गोपाल काका के ये शब्द अमर के दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। जैसे उसके मन में चल रही हलचल अचानक रुक गई और उसे रास्ता नजर आने लगा। वहीं तभी उसे सड़क पर एक ट्रक की आवाज सुनाई दी जो पटना की तरफ जा रही थी। जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। अमर ने उस ट्रक वाले को रोका और उसमें बैठ पटना के लिए निकल गया। इधर गांव में अमर के जाने के बाद संजय और देवेंद्र जश्न मना रहे थे। साला, पता होता कि नकली माल है तो पहले ही रास्ते से हटा चुका होता। खाली फोकट कितना टाइम बर्बाद किया। अबे जाने देना, अब तो रास्ता साफ है। अब कोई नहीं जान पाएगा कि आखिर विभाग में जो कांड हो रहे थे उनके पीछे असल में कौन था। पर एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, आखिर ये आदमी था कौन और इसे अपनी पहचान छिपाकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई? अबे हमको क्या करना, अगर रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो रवि भैया है ना, वो संभाल लेंगे। इधर अमर रात में पटना पहुंचा और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। भैया, किसी में तो जगह होगी, मुझे बस एक टिकट चाहिए, मैं खड़ा होकर भी चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, रुको मैं देखकर बताता हूँ। कल सुबह शताब्दी एक्सप्रेस है, इसमें AC 2 में एक सीट खाली है, चलेगा क्या? पर एक बात सुन ले, पैसे डबल देने पड़ेंगे। पर डबल क्यों? टिकट जितने की है उतने ही तो दूंगा। अरे तत्काल में टिकट लोगे तो ऐसा ही होगा। अब जल्दी से बोलो क्या करना है, वरना मैं ये सीट किसी और को दे दूंगा। ठीक है, दे दो। टिकट लेकर अमर प्लेटफॉर्म पर आ गया। हर जगह एक जैसा हाल है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने लूटा और आजादी के बाद नेता और उसके चमचे। तभी किसी ने अमर को आवाज देते हुए कहा, अमर प्रताप सिंह। अपना नाम सुनते ही अमर ने पलट कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप तो वही है ना जो उस दिन पूछताछ करने के लिए गांव आए थे? हाँ, तुमने सही कहा, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा। लेकिन आपको मेरा असली नाम कैसे पता चला? इस अखबार से। AP सिंह उर्फ अमर प्रताप सिंह, एक सरकारी अधिकारी जो घोटाले के आरोप के बाद सबसे छिपता फिर रहा था। मेरा ट्रांसफर रांची हो गया था, पर जैसे मैंने अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ा, मैं छुट्टी लेकर तुरंत ही वापस लौट आया। पहले भी मुझे शौक लगा था जब मैंने तुम्हारी फोटो अखबार में देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सरकारी ऑफिसर आखिर गांव में छिपकर क्यों रह रहा है। पर फिर मेरी मुलाकात चंदन से हुई। आप चंदन से मिले थे? हाँ, चंदन खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आया था। शायद उसे किसी से पता चल गया था कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसी ने मुझे बताया कि तुम उसकी जगह गांव में रह रहे हो। तो आपको बाकी लोगों की तरह नहीं लगा कि जिस इंसान पर खुद घोटाले के आरोप लगे हैं वो आप लोगों की क्या मदद करेगा? शुरू में तो मैं चिंतित था, पर चंदन ने मुझे भरोसा दिलाया कि अखबार में भले ही कुछ भी छपा हो, पर तुम एक अच्छे इंसान हो, वरना तुम गांव वालों की इतनी मदद नहीं करते। और तुम पर सिर्फ आरोप लगे हैं, वो साबित नहीं हुए। मैंने तुम्हारे केस के बारे में पढ़ा था। अर्जुन की बात सुन अमर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे अर्जुन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, बस सोच रहा हूँ आप पहले हैं जिसने मुझसे ये कहा कि मैं निर्दोष हो सकता हूँ, वरना हर किसी ने तो कही सुनी बातों पर यकीन कर मुझे पहले ही गुनहगार बना दिया। पुलिस की नौकरी में रहते हुए इतनी तो पहचान है कि कौन सच में क्राइम कर सकता है और कौन नहीं। और वैसे भी जिस तरह तुम गांव वालों की मदद कर रहे थे, उसे देखकर कोई भी समझ जाता कि तुम एक अच्छे इंसान हो। खैर, अब सच यही है कि चंदन मारा जा चुका है और मुझे इस केस से हटा दिया गया है। नया पुलिस अधिकारी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब तुम ही हो जो कि कुछ कर सकते हो। बाकी मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बस एक फोन कर देना। अर्जुन ने अमर से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। इधर अमर वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे उसके साथ हुए हर एक इंसिडेंट के बारे में बड़ी बारीकी से सोच रहा था और फिर सुबह होते ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इधर गांव में हालात पहले से भी बदतर होना शुरू हो गए थे। चंदन के आने से लगा था कि शायद हमारे हालात सुधर जाएंगे और कुछ ना भी सही तो हमारे जानवरों को इलाज तो मिल ही जाएगा। पर अब तो पता नहीं सरकार कब अपना अगला डॉक्टर भेजेगी। ऊपर से हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, ना इंसानों के लिए अनाज है और ना जानवरों के लिए चारा। क्या होगा हम लोगों का? मीना अपनी तरफ से जितना हो सके गांव वालों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जो हिम्मत अमर ने गांव वालों को दी थी वो उन्हें नहीं दे सकती थी। पर तभी पप्पू दौड़ते हुए आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सरपंच जी, गिरधारी काका, किशन, सब लोग जल्दी बाहर आओ, हमारे गांव में पत्रकार आए हैं। पत्रकार? वो भी हमारे गांव में? हम लोगों को पता चला है कि गांव में भूख से जानवर मर रहे हैं और कई लोग कर्ज में डूब चुके हैं, पर सरकार की तरफ से कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात सच है, हम लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं। गांव वाले पत्रकारों को अपने हालात बता रहे थे, पर मीना इस बात से हैरान थी कि अचानक पत्रकारों को उनके बारे में पता कैसे चला।
जब रिपोर्टर ने गांव वालों की बातें सुन ली और वहां से जाने लगी, तभी मीना ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे गांव के बारे में आपको किसने बताया था? हमारे ऑफिस में किसी आदमी का फोन आया था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, पर उसकी बातों से लग रहा था कि वो गांव के हालात के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। कहीं वो आदमी वही तो नहीं? इधर एक लंबे सफर के बाद आखिरकार अमर दिल्ली पहुंच गया था। स्टेशन के बाहर प्रदीप पहले से ही अमर का इंतजार कर रहा था, इसलिए जैसे ही उसने अमर को देखा, वो जोर से आवाज लगाते हुए बोला, अमर, अमर तू भाई इधर कैसे? प्रदीप को देखते ही अमर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिर एक वही तो था जिसने बुरे हालात में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई। चल 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 चल, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। प्रदीप ने अमर का सामान गाड़ी में रखा और घर के लिए निकल गया। ईडी का कल भी नोटिस आया था, तुझे किसी भी हाल में सोमवार को उनके सामने पेश होना है। जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि अपने ऊपर लगा दाग हटा सकूं और फिर उस काम पर ध्यान दे सकूं जो मुझे करना है। कौन सा काम? चिंता मत कर, वक्त आने पर बता दूंगा। वैसे ये बता, तुझे कुछ एविडेंस मिले? मुझे कुछ मिला तो है, पर अमर प्रदीप के घर पहुंचा और फिर कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपने केस पर काम करना शुरू किया। वैसे तू मुझे कुछ बताने वाला था ना, बता क्या हुआ? तो ये देख। प्रदीप ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाने लगा। जिन पैसों के लिए तुझ पर आरोप लग रहा है, वो सारे के सारे बिल तेरे नाम पर किसी और ने पास किए थे। कोई था जो तेरे सिग्नेचर इस्तेमाल करके मिनिस्ट्रीज के बिल क्लियर कर रहा था। मेरी सिग्नेचर? पर मेरी स्टैम्प तो सिर्फ मेरे ऑफिस में रहती है, उसे मेरी मर्जी के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर अपनी ये बात कहते कहते अमर अचानक रुक गया और फिर बोला, नहीं, एक मिनट, शायद मैं जानता हूँ कि मेरी स्टैम्प और सिग्नेचर कौन ले सकता है। अमर को शायद पता चल चुका था कि उसे इन सब में फंसाने वाला कौन है, पर उस वक्त प्रदीप को भी उसने वो नाम नहीं बताया। अच्छा सुन, तुझे मैंने बिहार के पशुपालन विभाग के बजट और एक्सपेंस डिटेल का पता करने को कहा था ना, तुझे उसके बारे में कुछ पता चला? मुझे कुछ डिटेल भी मिली है, रुक मैं जरा वो पेपर्स लेकर आता हूँ। ये रहे, ये देख। 10-15 करोड़ रुपए हर साल विभाग को अलॉट किए जाते हैं, पर जो उनका सालाना खर्च है वो 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ वक्त पहले हरियाणा से गाय भैंसे भी बिहार भेजी गई थी ताकि लोगों में बांटी जा सके, जिसका खर्च भी यहाँ लिखा है। और जानवरों के लिए चारे और दवाइयों का खर्च जो कि इन बिल्स में डाल दिया गया है। अब वो असल में कहाँ पर खर्च हुए, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट विभाग ने कभी सबमिट ही नहीं की। प्रदीप अमर को बिहार पशुपालन विभाग की रिपोर्ट्स में मिली एरर्स के बारे में बता ही रहा था कि तभी घर की बेल बजी। तू जरा ये पेपर्स देख, मैं आता हूँ अभी। पर जैसे ही प्रदीप ने दरवाजा खोला, वो चौंकते हुए बोला, अमर, क्या हुआ? प्रदीप की आवाज सुन अमर भी दरवाजे पर आया तो उसने देखा सामने अलीशा खड़ी थी। क्या अमर सच में एक करप्ट ऑफिसर था? और चंदन के जाने के बाद अमर कैसे करेगा स्कैम का